हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग आपसे जो मिल रहे हैं वो बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के, वो टॉपिक जो 10th के बच्चे एग्जाम लेकर के वेट कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि अभी जो भी 10th का स्टूडेंट एग्जाम दिया है उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये लॉकडाउन कब समाप्त होगा, कब मेरी पढ़ाई शुरू होगी, सिलेबस कैसे कवर होगा। बहुत सारे चीजों को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के दिमाग में बहुत सारे टेंशन बन रहे होंगे। मैं उन बच्चों से कहना ये चाहता हूँ कि टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर गवर्नमेंट ने आपके लिए ये स्टेप लिया है तो बेहतर ही है स्टेप, और फिर आपके एजुकेशन के बारे में भी गवर्नमेंट अच्छे से सोचेगी कि क्या करना है सिलेबस को लेकर के, कैसे एग्जाम पैटर्न्स को चेंज करना है, वो सारी चीजें उन पर है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि जो भी टॉपिक है 11 का, जो भी सिलेबस है, मैं उसको जो भी समय मुझे मिले मैं आपके साथ उसको कम्युनिकेट करता रहूं, आपको देता रहूं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो भी बच्चे 10th का एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट अवेटेड है। आई थिंक हमें उम्मीद है कि रिजल्ट जो है वो बेहतर ही रहेगा और बेहतर परफॉर्मेंस ही आपके परिणाम आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 11, आज क्लास 11 की बात नहीं करेंगे। हर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं 10th एग्जाम दिया, 10th के बाद मैं 11th में जाऊंगा, तो उसके सामने एक नया सिलेबस होता है, एक नई चीजें होती है और बड़े एनर्जी के साथ, बहुत एक उमंग के साथ वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है। रियलिटी यही है कि आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बिल्कुल आपके लिए नया है, लेकिन ऐसा देखा गया कि नया के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो क्लास 9th और क्लास 10th से मिलता जुलता है। यानी जो भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है या क्लास 10th में पढ़ा है, उन वही चीजों का एप्लीकेशन क्लास 11th में है। तो आप बस इतना ध्यान दें कि क्लास 9th की चीज है। अभी आप घर पर हैं तो क्या करें, घर पर जो भी 9th के सिलेबस है, अभी आप फ्री बैठे होंगे तो 9th के सिलेबस को, 10th के सिलेबस को आप उसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी का एप्लीकेशन 11th और 12th में है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो क्लास 11th की बात करते हैं। चलिए मैं आपको स्टार्ट करूं। कितने चैप्टर हैं क्लास 11th में बायो में? सबसे पहले तो ये बता दूं कि बच्चे क्या इंपॉर्टेंस है इस साइंस सब्जेक्ट का, कैसे आप नीट एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो मैं आपको एक बार क्लियर कट कर दूं कि नीट जो एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, बेसिकली ये प्री मेडिकल टेस्ट है। जब कोई भी एक स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है उससे पहले ये एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को उसे पास करना होता है, फिर जाकर के वो उस कॉलेज में किसी भी जितना रैंक आता है उस हिसाब से उसे कॉलेज मिलता है। आइए मैं आपको बता दूं, नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं, टोटल क्वेश्चन 180 होता है, जिसमें आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था 90 क्वेश्चन बायो से होता है, बॉटनी एंड जूलॉजी, यानी 45 बॉटनी और 45 जूलॉजी। तो बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो 45 क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री से रहता है और 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से रहता है। तो मींस कहने का मतलब ये है कि आपको अब इतने क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। अगर आपको नीट का अगर सपना देखते हो कि मैं मेडिकल में डॉक्टर बनूं, अच्छा डॉक्टर बनूं, तो उसके लिए अच्छे कॉलेज होने जरूरी है। अच्छा कॉलेज मींस अगर आप नीट क्वालिफाई करके जाएंगे तो बेहतर कॉलेज आपको मिलेगा और बहुत कम फी में आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए बहुत बच्चे ये सोचते हैं या बहुत गार्जियन के मन दिमाग में ये होता है, मन में ये होता है कि मेडिकल बहुत महंगा है, मेडिकल कोर्स हम इफर्ट नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए। तो मैं उन गार्जियनों से एक संदेश देना चाहता हूँ कि मेडिकल कोई टफ नहीं है, मेडिकल कोई एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मन में ये ठान ले कि मुझे नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हमें नहीं लगता है कि मेडिकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रह जाएगा। बहुत ही इजीली, बहुत ही सस्ता कोर्स है। अगर बच्चे थोड़ा सा अपने आप को फोकस कर ले अपने पढ़ाई पर, और उसमें गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने बच्चे को टाइम टू टाइम, समय जब मिले तब अपने बच्चों के बीच बैठे और बैठने से उनसे पूछे कि बेटा क्या कर रहे हो, क्या किया आज तुमने अपने रूटीन को कैसे फॉलो किया। इससे बच्चे का एनर्जी बूस्टअप होता है कि चलो मेरे ऊपर कोई ना कोई तो है गाइडलाइन करने वाला,
एक तो उसके मन में ये भी रहता है कि डर लगा रहता है कि अगर मैं गलती करूंगा तो पापा डांटेंगे, गार्जियन मेरे डांटेंगे, एक वो डर उसको कामयाबी की ओर ले जाता है। तो बच्चे आज जो फ्री हो जाते हैं गार्जियन की तरफ से, कारण है कि गार्जियन का प्रेशर उस पर नहीं रहता है। तो सबसे पहला चीज है गार्जियन का प्रेशर बच्चे पर होना बहुत ही अनिवार्य है। अब ऐसा प्रेशर नहीं, अननेसेसरी प्रेशर नहीं जिससे बच्चे किसी अन्य चीज का शिकार हो जाए। बेहतर हो कि उसको पोलाइटली, जो अभी का जो माहौल है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, उसी हिसाब से बच्चे को गाइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने स्टडी पर दे, ताकि वो बच्चे आगे अपने जो भी डेस्टिनेशन है उसका, जो भी उसका लक्ष्य है, उसको वो पा सके। तो मैं नीट एग्जाम के बारे में बताया। अब ये 180 क्वेश्चन आएगा कहां से? 180 क्वेश्चन कहीं और से नहीं आता है, ये आता है एनसीईआरटी बुक से। बड़ा इजी बुक है। आपने अभी तक तो 9th 10th में भी एनसीईआरटी पढ़ा ही है और क्लास 11 12 में भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो एनसीईआरटी बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी बुक है। आप इसी को पढ़ेंगे। इस बुक से रिलेटेड जितने भी पैराग्राफ है, जो भी टॉपिक है, आप उसको अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करके एक एक चीज का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जैसे सपोज दैट अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, ताकि आपका अपना नोट्स वही आपके लिए ज्यादा कैपेबल होगा। और एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक और रखें जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए बेहतर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो एनसीईआरटी के पैराग्राफ से उठाया गया है, वो उस बुक में लाइन टू लाइन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। आप उस बुक को फॉलो करें। उस बुक में जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करें, बनाएं। नहीं बनता है उसी बुक में वहां पर लास्ट वाले, उसके ठीक आगे वाले पेज पर वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर उससे भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरा नीचे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ फैसल सर का, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे और फिर आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो बेहतर होगा अपने लिए। अभी जो आपका समय है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही गोल्डन टाइम है, बहुत ही कीमती टाइम है। इस टाइम को ऐसे वेस्ट ना होने दें। हो सकता है ये टाइम फिर दोबारा ना मिले आपको, इतना बेहतरीन टाइम नहीं मिले। क्योंकि आपका जब कोचिंग स्टार्ट होता है तो आप कोचिंग जाते हो, आते हो, बोलते हो सर थक जाते हैं, इतना घंटा क्लास हो जाता है, ट्यूशन हो जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये तो टाइम पढ़ने का है बच्चे। अभी भी तो समझो अपने आप को कि मुझे इस टाइम में, आपका ठीक है 10th का एग्जाम दे दिया आपने, रिजल्ट वेट कर रहा, रिजल्ट अभी नहीं है। तब ये मत सोचो कि 10th का रिजल्ट आएगा तब मैं 11th का स्टार्ट करूंगा, फिर ये गलत फहमी आती। आप अभी से ही 11th के बुक को, एनसीईआरटी को आपके अगल बगल में जो भैया होंगे, कोई 11th में पढ़ा होगा, उनका बुक होगा, उनसे ले लीजिए हेल्प के तौर पर और उनके बुक को स्टडी कीजिए, उनके बुक का लाइन टू लाइन पढ़िए, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं 180 क्वेश्चन एनसीईआरटी से कुछ नहीं है, बस थोड़ा मेहनत करना है और फिर आपका नीट एग्जाम्स निकल जाएगा। फिर आप बल्ले बल्ले, फिर आप, आपके नाम आपके समाज में, आपके गांव में, आपके कस्बा में, इवन आपका जो एरिया है वहां बहुत ज्यादा होगा और आपके नाम से आपके पिताजी को जाना जाएगा। तो वो खुशी आपके पिताजी को कितना होगा, आपके पापा को कितना होगा कि आज मेरा बच्चा, मुझे उस नाम से जाना जाता है। कि कोई कहेगा ये पिता जो है उन बच्चे के पिता हैं, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी और उन गार्जियन को कितना खुशी मिलेगा। इसलिए अपनी खुशी के लिए नहीं सही, कम से कम अपने गार्जियन जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया, जन्म दिया, उसके लिए सोचिए कि मैं अपने आप को इस टाइम को सही यूज करके एक सही डेस्टिनेशन को चुनूं और फिर अपने कैरियर को सही डायरेक्शन में ले जाऊं, ताकि मैं अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बन सकूं। आगे मैं क्लास 11 के बायो की बात करूं, बायो पे डिस्कस करते हैं। तो क्लास 11 का जो बायोलॉजी टॉपिक है, बायोलॉजी जो चैप्टर है, मैं बायोलॉजी की बात करता हूं। देखिए बहुत बच्चे इसको बायोलॉजी बोलते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, इसे आप बायोलॉजी बोलेंगे। बायोलॉजी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं, बायोलॉजी इसका हिंदी जीव विज्ञान होता है। तो बायोलॉजी में टोटल चैप्टर कितना है? तो 11th में टोटल चैप्टर जो है वो 22 है। 22 चैप्टर में हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर है और मैं आपको रियली बता दूं ये चारों चैप्टर जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही आसान है। आप इसको थोड़ा भी टफ मत लो। जो बच्चे हिंदी मीडियम से 10th दिए हैं, जो बिहार बोर्ड से 10th का एग्जाम दिए, मैं उनको भी कहना चाहता हूं
कि आप थोड़ा भी ना घबराएं कि अंग्रेजी में कैसे पढ़ें। आपसे पहले वाले जो बैच गया है वो भी तो अंग्रेजी में पढ़ा है, हिंदी मीडियम से आया था, फिर उसने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया, 455 कैसे लाया, 453 कैसे लाया, 466 कैसे लाया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़ा धीरे धीरे, आप ये मत सोचो अंग्रेजी टफ है, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, ये बहुत आसान लैंग्वेज। ऊपर अगर मैं कहूँ साइंस का, तो साइंस में भी और बहुत आसान अंग्रेजी हो जाता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि अंग्रेजी बहुत टफ है साइंस में, आप ये सोचें कि मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करें और फिर कोशिश करें समझने का कि मैं किस तरह से समझा रहा हूं। ओके बच्चे, तो ये मैं देखता हूं यूनिट फर्स्ट के बारे में, आइए आप लोग देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में मैंने लिखा 4 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, यानी हम ऐसे वर्ल्ड की बात करेंगे जहां केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब ये जो लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव है, उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन इसलिए करेंगे ताकि हम उसके कैरेक्टर के बारे में आसानी से जान सके। जैसे प्लांट भी आप देखते हो अपने आसपास, हर ग्रीन प्लांट, अलग अलग कलर के फ्लावर को देखते हो, प्लांट देखते हो, एनिमल को देखते हो, अगर आप आसपास देखो तो बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग कैरेक्टर के हैं। तो उनके कैरेक्टर को आप एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको अलग अलग पहले कैटेगराइज करना होगा, अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को रखना होगा। अगर प्लांट है तो प्लांट में रखेंगे, एनिमल है तो एनिमल में रखेंगे, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अलग कैटेगरी में रखेंगे। फिर आप उसका एक एक करके कैरेक्टर स्टडी करेंगे। अगर सपोज दैट एक प्लांट का कैरेक्टर सपोज मैंने पढ़ा, तो नियर अबाउट जितने भी प्लांट होंगे सभी में कैरेक्टर तो लगभग सेम होगा, कुछ डिफरेंस होंगे, तो वो डिफरेंट कैरेक्टर हम प्लांट किंगडम के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसके जस्ट बाद आ रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और फिर थर्ड चैप्टर जो है वो है प्लांट किंगडम। क्योंकि ये एक अलग साम्राज्य है, ये प्लांट किंगडम एक अलग ही बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो जितने भी प्लांट हैं हमारे इस दुनिया में, हमारे आसपास, उन सारे प्लांट्स को यहाँ रखा गया है। इसके बाद चौथा जो है वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, तो बच्चे यहाँ आप देख रहे हो एनिमल में जंतु को रखा गया, जितने भी एनिमल है प्लांट के अलावा दूसरा तो एनिमल ही होगा, तो एनिमल को एनिमल किंगडम में रखा गया। तो आपके सामने ये 4 चैप्टर है, इन चारों चैप्टर पर हम जो स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले समझिए, अगर आप द लिविंग वर्ल्ड यानी लिविंग वर्ल्ड को अगर समझ जाते हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनके कैरेक्टर के बारे में, उसका शॉर्ट क्लासिफिकेशन अगर जान लेते हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो फिर प्लांट किंगडम आसान हो जाएगा, और प्लांट किंगडम से अलग एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम भी इसी से रिलेटेड है। मींस कहने का ये हुआ कि हर चैप्टर एक दूसरे का एक लिंक है, एक कड़ी है। इसलिए मेरे किसी भी लेक्चर को आप कंप्लीट देखें। आपने कभी क्या है, आप 2 मिनट 3 मिनट मेरे लेक्चर को देखते हैं और फिर उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आप जब पूरा कंप्लीट लेक्चर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर आपके इंटरेस्ट जो साइंस के प्रति है वो बढ़ जाएगा। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि हर साइंस क्या है, एक लिंक सब्जेक्ट है, यानी हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा होता है। पिछला टॉपिक अगले टॉपिक से, वो टॉपिक फिर अगले टॉपिक से। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं हर चैप्टर को, मेरे सारे वीडियो को आप पूरा देखें और फिर उसको देखने के बाद आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएं एनसीईआरटी से रिलेटेड। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं टच द स्काई इंस्टीट्यूट बिरौल जो मेरा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको हमेशा मिलता रहे, उसका अपडेट आपको, उसका लिंक आपको अपडेट होता रहे आपके स्क्रीन पर। अब बच्चे मैं यूनिट सेकेंड की बात करता हूं। यूनिट सेकेंड में कौन कौन से चैप्टर है, तो यूनिट सेकेंड में 3 चैप्टर है, मींस वहां 4 हुआ तो यहाँ 5। तो 5 चैप्टर कौन सा है, तो 5वां चैप्टर है प्लांट का, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ
फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर मैं बताऊं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, तो हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वहां आपने कुछ इसके बारे में कॉन्सेप्ट लिया था। अब मैं यहाँ भी पढ़ूंगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मींस कि फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सूट, रूट, सूट का मॉडिफिकेशन, रूट का मॉडिफिकेशन, फिर उसमें स्टेम कैसा होता है, स्टेम का क्या मॉडिफिकेशन है, लीफ का क्या मॉडिफिकेशन है, मतलब हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मींस कहने का कि ये जो चैप्टर है प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये बॉटनी का पोर्शन है। तो आइए 6th चैप्टर पे हम देखें। 6th चैप्टर क्या है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चे इसके बारे में आप जानोगे, ये वर्ड आपके लिए नया है, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, जैसे टिश्यू है। तो प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके टिश्यू के बारे में बात करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट का कौन कौन सा टिश्यू है। तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। फ्लावरिंग प्लांट में दो टाइप का टिश्यू पाया जाता है, एक सिंपल टिश्यू जिसको हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, और एक परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल वो टिश्यू होता है जिसमें डिवीजन नहीं होता, डिवीजन कम होता है, और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें डिवीजन नहीं होता है। मींस कहने का है कि सिंपल टिश्यू में डिवीजन ऑफ पावर पाया जाता है। अब सिंपल को भी फिर पोजीशन के आधार पर बांट दिया गया, लेटरल, एपिकल और इंटरकैलरी। अगर हम बात करें परमानेंट का, तो परमानेंट को भी बांटा गया, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के अंदर भी फिर पार्ट है, कौन कौन है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम अपने क्लास 10th में पढ़ा है, और क्लास 9 में भी जाइलम फ्लोएम का कांसेप्ट लिया था कि जाइलम फ्लोएम क्या है। तो आपने पढ़ा था कि जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन। तो उसी सब के बारे में हम जो स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होगा। तो 7वां चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब हम लोग यहां पर जितने भी एनिमल हैं उन सारे एनिमल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, मींस उसके अंदर कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, उसके बनावट कैसे, उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में भी 3 चैप्टर है। आगे सबसे पहला चैप्टर देखिए, वहां 7 कंप्लीट हुआ, आगे इससे स्टार्ट करेंगे। सेल है पहला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में, सेल तो आपने 9th में पढ़ा था, सेल के बारे में बड़ा आसान टॉपिक आपको लगा होगा। सेल क्या है बच्चे? तो आपने पढ़ा था सेल जो है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मींस हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वो एक कोशिका है। मैं आपको एक और बात बता दूं, सेल को हम लोग एटम बम ऑफ लाइफ कहते हैं। मतलब सेल लाइफ का जो स्टार्ट हुआ वो सेल से हुआ, इसलिए हम इसका नाम एटम बम ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सेल क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या है, उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस क्या है। फिर क्रोमैटिन नेट के बारे में बात करेंगे, क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। तो सेल का जितना भी पार्ट्स है, इसी तरह हम प्लांट में भी बात करेंगे और एनिमल में भी बात करेंगे। इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेल है। और फिर 9th चैप्टर जो है वो है बायोमॉलिक्यूल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बायोमॉलिक्यूल्स। ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप बायो पढ़ते हैं आगे भी, तो आपका ये साथ कभी नहीं छोड़ने वाला बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स एक ऐसा लाइफ, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है, आप देखो नाम से ही पता चल रहा है, बायो एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मींस क्या? अणु होता है, और बायो मींस क्या? लाइफ। यानी हमारे अंदर जो अणु है
उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मींस कहने का हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंस है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो उसके सेल के साइटोप्लाज्म में हो, चाहे उसके बॉडी फ्लूइड के अंदर हो, चाहे वो प्लाज्मा में हो, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा से एक बात याद आ गया, आजकल आप न्यूज में सुन रहे होंगे बराबर, हर न्यूज आज तक हो, चाहे एबीपी हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे न्यूज 24 हो, जो भी न्यूज चैनल है, चाहे हमारा न्यूज 18 बिहार झारखंड हो, मैं देख रहा हूं बराबर उसमें अभी प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी ये कोविड-19 को लेकर के रियली आपके क्लास 11th में और क्लास 12 में जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें इसका चर्चा किया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कैसे तैयार होता है। बहुत आसान है बच्चे, सब कुछ पढ़ाई से ही होता है। जो पढ़ करके जाता है वो ना कुछ रिसर्च करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने पढ़ाई से जरूर जुड़े रहें। मैं बता दूं फिर शॉर्टली कि वाकई में हमारे जो ब्लड के अंदर है, ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और कॉर्पोसल्स। कॉर्पोसल्स क्या होता है? तो सॉलिड पार्ट होता है। प्लाज्मा क्या लिक्विड पार्ट है। तो प्लाज्मा जैसे आप किसी ब्लड को लेते हो, देखा होगा आपने ब्लड टेस्ट जहां जांच होता है, ब्लड को लेकर के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जाता है। मैं शॉर्टली थोड़ा टॉपिक से हटके बात कर रहा हूं, प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहा हूं आप लोग के नॉलेजेबल पॉइंट पर। तो ये जो ब्लड हम लोग लेकर के टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, तो जो सॉलिड पार्ट होता है कॉर्पोसल्स, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, अनप्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, ये क्या होता है? यहाँ पे कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है। और जो ऊपर में जो लिक्विड पार्ट जो बच जाता है, फ्लूइडी पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। मैं आपको बता दूं, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवा लेते हैं और दवा लेने के बाद हम फिर क्योर हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? बड़ा आसान है इसको समझना। जब आप दवा लेते हो तो आप ये समझो कि दवा लेने के बाद आपके बॉडी के अंदर वो दवा जाता है और फिर वहां से घुल करके हमारे ब्लड में जाता है। और ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। जैसे ही ब्लड में जाता है तो प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड कॉर्पोसल्स हैं, मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है, इसमें जो डब्ल्यूबीसी है उसका दो स्पेशल सेल होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी फॉर वर्सा, वर्सा एक बर्ड का नाम है जिसमें सबसे पहले देखा गया था। और टी फॉर थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड हमारे पास भी होता है और आप लोग के पास भी है। ये हार्ट के पास जो आओर्टा होता है, हार्ट का जो रीजन है, हार्ट का जो वेंट्रिकल पार्ट है, राइट वेंट्रिकल, वहां से आओर्टा निकलता है जो पूरे बॉडी में ब्लड, प्योर ब्लड को कैरी करता है, ले जाता है। वहीं पर एक छोटा सा टेम्पोररी ग्लैंड होता है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। तो वहां पर ये जो टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट, तो सबसे पहले जो हम दवा लेते हैं तो टी लिम्फोसाइट उसको आइडेंटिफाई करता है और टी लिम्फोसाइट जब आइडेंटिफाई करता है तो वो टी लिम्फोसाइट मैसेज किसको देता है? बी लिम्फोसाइट को। और फिर बी लिम्फोसाइट जाता है कहां? बोन मैरो के पास। और वहां पर जाने के बाद, हमारे बोन मैरो के पास जाने के बाद, वहां से वो एंटीबॉडी तैयार करता है। तो एंटीबॉडी जो तैयार होता है, वो एंटीबॉडी में दो तरह के सेल तैयार होते हैं, एक टारगेट सेल होता है, एक मेमोरी सेल होता है। जो टारगेट सेल होता है वो क्विक एक्शन करता है, वो आता है और आने के तुरंत बाद जो भी डिजीज अफेक्टेड माइक्रोब्स हमारे बॉडी में है उसको किल करता है। और जो आपके सामने जो मेमोरी सेल है वो फर्दर फ्यूचर के लिए हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। कभी भी उस टाइप का वायरस या उस टाइप का बैक्टीरिया या उस टाइप के माइक्रोब्स अगर हमारे बॉडी में इंट्रेंस करता है या प्रवेश करता है, किसी कारण से आ जाता है, तो वो जो मेमोरी सेल है वो एक एंटीबॉडी है, वो फिर उसको किल करता है। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसी पर डिपेंड करता है। वो मेमोरी सेल कहाँ स्टोर होता है? प्लाज्मा में। तो इसलिए कहा भी जो कोविड-19 से जो भी पेशेंट ट्रीट होके आ रहे हैं उसके बॉडी के अंदर मेमोरी सेल, वो मेमोरी सेल एक तरह का प्लाज्मा थेरेपी का काम कर सकता है। तो अगर किसी भी पेशेंट में अगर डाला जाए तो वो ट्रीट हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। ये क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में दिया हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बच्चे बुक से जुड़े रहें। एनसीईआरटी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके करियर के लिए। आइए मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के बाद 10th चैप्टर जो है, इसके बाद वो क्या है? तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो मैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। अभी आपने एक चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आपने बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस किया। अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन बात करेंगे।
सेल साइकिल क्या है और सेल डिवीजन क्या है, बड़ा इजी इसको समझना है। सेल साइकिल हिंदी में कहते हैं कोशिका चक्र और सेल डिवीजन को हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। जैसे ये कोई सेल है और ये सेल फर्दर डिवाइड करके अगर दो सेल बन जाता है, मींस कहने का कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल बन रहा है, ये एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल। और एक सेल डिवाइड करके दो डिवाइड हो रहा है, ये एक डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर हम कह सकते हैं ये सेल डिवीजन है। तो सेल साइकिल के अंदर ही सेल डिवीजन आता है, उसमें माइटोटिक और मेयोटिक डिवीजन आता है, जो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट की चर्चा करेंगे। यूनिट फोर्थ में जो आपका चैप्टर है, अभी तक मैंने कहां तक डिस्कशन किया था, तो फर्स्ट यूनिट में आपने 4 चैप्टर देखा, सेकंड यूनिट में आपने 3 देखा, फिर थर्ड यूनिट में आपने 3 देखा। अब हम लोग 11th चैप्टर देखेंगे। तो 11th चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट परिवहन, प्लांट्स के अंदर परिवहन। आपने देखा, आपने सुना होगा कि प्लांट के अंदर परिवहन वाटर का होता है, प्लांट के अंदर परिवहन फूड का होता है। वहां पर आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात किया होगा। तो ये कैसे होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म वहां पर रोल अदा करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बाद, वो है मिनरल न्यूट्रिशन। तो 12th चैप्टर पे हम बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन कौन से मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, कैसे ग्रोथ करता है, क्या किस टाइप का न्यूट्रिशन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 12th चैप्टर पे। और फिर थर्ड चैप्टर जो है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, 13th चैप्टर। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पे हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बच्चे, हायर प्लांट्स किसको कहते हैं? जो बहुत ऊंचा होता है? नहीं। हायर प्लांट्स कहने का मतलब ये है कि हायर प्लांट्स हम उस प्लांट को कहेंगे जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के द्वारा होता है, यानी मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस प्लांट में होगा उसे हम हायर प्लांट कहेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण, वही प्रकाश संश्लेषण यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। वही चीज नहीं है, थोड़ा ज्यादा डिफरेंट है। मींस प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा मैकेनिज्म है, फिर सारे मैकेनिज्म को एक एक स्टेप करके डिस्कशन करना है हमें। इसके बाद जो 14th चैप्टर आपके हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन की बात हम करेंगे बच्चे। तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, किस तरह से रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन होता है, यानी प्लांट भी रेस्पायर कर सकता है, वो भी सांस ले सकता है। तो सांस कैसे लेता है उसके हम लोग बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस अलग कॉन्सेप्ट है, रेस्पिरेशन अलग कॉन्सेप्ट है। आप ये मत समझ जाना कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है जिसमें CO2 लेता है वही रेस्पिरेशन है। नो बच्चे, वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है, वो कॉन्सेप्ट अलग मैं इस चैप्टर में डिस्कस करूंगा। और फिर जो लास्ट इस यूनिट का चैप्टर है वो 15 चैप्टर पे हम बात करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा और उसका विकास कैसे होगा, तो यहां हम डिस्कस करेंगे। टोटल बॉटनी चैप्टर है, ये टोटल बॉटनी है। जैसे अभी आपने देखा कि इससे पहले वाला जो यूनिट था उसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिक्स है, लेकिन ये टोटल का टोटल कंप्लीट बॉटनी है। तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे। बॉटनी का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। 45 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन डायरेक्ट यूनिट में रहता है बॉटनी से, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। अब अभी लास्ट यूनिट इस 11th का, इसके लास्ट यूनिट की बात हम करें तो लास्ट यूनिट 5th यूनिट है।
फिफ्थ है, फिफ्थ यूनिट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ यूनिट में टोटल 7 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यूनिट, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का डिस्कस करेंगे हम लोग, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस यहाँ पर हम लोग ह्यूमन के अंदर करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन के अंदर कौन-कौन से स्ट्रक्चर है और किसका क्या फंक्शन है, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी आप खाना खाते हो और खाना डाइजेस्ट हो जाता है और वो कैसे एब्जॉर्ब होता है आपके बॉडी के अंदर, उस पर बात करेंगे। दूसरा है, इसके बाद सांस लेंगे तो ब्रीथिंग आ जाएगा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग कि कैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो ये जो एयर लेना और छोड़ना, दैट मींस ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा कि हाउ द O2 कन्वर्टेड इनटू CO2। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है कि आप ऑक्सीजन लेते हो, फिर बॉडी के अंदर चेंज होकर के वो CO2 में कन्वर्ट होता है। तो वो कैसे, क्या कोई भूत है अंदर में बैठा हुआ? नहीं, वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो 18 चैप्टर है वो है बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन, तो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के बारे में हम बात करेंगे कि बॉडी फ्लूइड क्या है। तो ह्यूमन के अंदर बॉडी फ्लूइड क्या होगा, अभी मैंने ब्लड के बारे में बात किया, तो ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है और उसका सर्कुलेशन कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो जाता है, तो वो उसका सर्कुलेशन है। इसके बाद जो 19th चैप्टर हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, and their elimination। हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है बच्चे, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसका हम क्या बात करेंगे, एलिमिनेशन बात करेंगे। एलिमिनेट कैसे करता है, वो बाहर कैसे निकलता है। जैसे मैं आपको बता दूं शॉर्टली कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई अमोनिया रिलीज करता है, कोई यूरिया रिलीज करता है, कोई यूरिक एसिड अपने बॉडी से एक्सक्रीट करता है। तो ये क्या है, एक तरह का एलिमिनेशन है कि हमारे बॉडी से, यानी हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर क्या सीक्रेट होता है। तो आप जानते हो कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीट होता है वो यूरिया है, तो यूरिया कैसे होता है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और फिर 19 के बाद जो 20 चैप्टर है हमारा वो क्या है, तो 20 चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि आप कैसे चल लेते हो, कैसे आपके बॉडी में मूवमेंट होता है। जैसे ये मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं, दिस इज मूवमेंट, और मैं यहां से चल रहा हूं, तो ये लोकोमोशन है। मींस हमारे बॉडी जब हम चलते हैं तो चलने के दौरान हम जानते हैं कि हमारा मांसपेशी जो मसल्स है और बोन है, दोनों का अहम रोल है, दोनों का एक खास रोल है। तो ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग चलते हैं, ह्यूमन कैसे चलता है और फिर कैसे इसका बॉडी पार्ट मूव करता है। इसके बाद 21 चैप्टर जो है वो हमारा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से कंट्रोल कोई फंक्शन होता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात अगर हम करें तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कि न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल मींस नर्वस सिस्टम, यानी हम कहते हैं स्विच दबाते हैं, पेन होता है, कोई कहीं पर कट गया दर्द होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हमारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल है, कहा जाता है पूरे बॉडी में जाल की तरह
सर से लेकर के पैर तक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल, नर्वस टिश्यू नाम है। और उसका कंट्रोल हम देखेंगे कैसे वो कंट्रोल होता है और कैसे उसका समन्वय होता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल करता है। जैसे मैं हाथ मोड़ रहा हूं, ये भी कंट्रोल किसका है? नर्वस सिस्टम का है, वो न्यूरल कंट्रोल। इसके बाद लास्ट चैप्टर जो 11th का वो 22 चैप्टर है और वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चे यहाँ पर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल मतलब रसायन, हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल फ्लूइड्स होते हैं। उस केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो रसायन में हार्मोन आ गया, यानी हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीट होता है। हम बताएं शॉर्टली, मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होता है, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, एपिथैलेमस होता है। उसके बाद अगर बात करें नेक रीजन में, तो नेक रीजन में आपने देखा थायराइड, पैराथायराइड, फिर उसके नीचे आओ तो यहाँ पर आपने अभी थाइमस के बारे में बात किया। उसके नीचे आओ तो लीवर है, लीवर आपका जो है वो राइट साइड में होता है, यहाँ पे लीवर है। लीवर के बाद ठीक नीचे आओ तो दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी भी ग्लैंड है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत पैंक्रियाज है, एब्डोमेन के ठीक नीचे पैंक्रियाज होता है, ठीक है। टेस्टिस है, ओवरी है। तो कहने का मींस ये जितने भी ग्लैंड है वे सभी के सभी हार्मोन सेक्रीट करते हैं और उस हार्मोन के द्वारा बॉडी का डिफरेंट फंक्शन कंट्रोल होता है। तो ये जो आपने 22 चैप्टर देखा आज बच्चे, वो 22 चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। हम मिल करके अच्छे से हंसते खेलते इसको पढ़ेंगे मेरे वीडियो लेक्चर के द्वारा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।